नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त। आज की रात हम एक मजेदार और दिल को हल्का कर देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं, जिसका नाम है चोरी का पराठा। दो चोर थे, दिल के ज्यादा बुरे नहीं, बस किस्मत से भूखे। चोरी करने गए थे, लेकिन भाग्य ने लिखा था कुछ और, क्योंकि घर के आंगन से आती पराठों की खुशबू ने सारा प्लान ही बिगाड़ दिया। ये कोई साधारण किस्सा नहीं, ये उन दिनों की याद है जब भूख भी सच्ची होती थी और पराठे भी गरम, जहां चोरी में भी थोड़ा मासूमपन था और पकड़े जाने पर डांट से ज्यादा हंसी आती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरेंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी, दिल को सुकून मिलेगा और शायद आंखें थोड़ी भारी भी हो जाएंगी, क्योंकि ये कहानी भी नींद जैसी ही है, धीरे धीरे सिरहाने बैठ जाती है। अगर ऐसी हल्की फुल्की नींद लाने वाली गांव की कहानियां आपको पसंद हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर रात एक नई मुस्कान लेकर आती है। अब बताइए, आप किस शहर या गांव से सुन रहे हैं हमें, और आपकी घड़ी इस वक्त क्या कह रही है? आपका हर कमेंट, हर लाइक ऐसा लगता है जैसे दूर किसी छत से आती हंसी की आवाज हो। तो चलिए अब थोड़ी रोशनी कम कर लीजिए, पंखे की धीमी आवाज को सुनिए और मन को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए, क्योंकि अब हम चल रहे हैं उस रसोई की तरफ जहां दो चोर गरम पराठों के बीच पकड़े गए थे और जहां हंसी की खुशबू आज भी दीवारों से आती है। रात की ठंड जैसे किसी बूढ़े फकीर ने पूरी धरती पर चादर डाल दी हो। खेतों के ऊपर सफेद धुंध तैर रही थी और दूर मंदिर की घंटियां हवा में धीमी धीमी थरथरा रही थी। नीम और पीपल के पेड़ों की छांव में मिट्टी की पगडंडी पर दो परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं, एक लंबी, एक थोड़ी झुकी हुई। अरे पिट्टू, आवाज धीरे रख, कुत्ता जाग गया तो गया सारा प्लान, मंगल ने फुसफुसाकर कहा, अपने फटे कंबल को सीने से कसते हुए। पिट्टू ने कांपते होंठों से जवाब दिया, मंगल भैया, ठंड से तो मैं पहले ही गया, चोरी तो बाद में होगी, पेट में ढोल बज रहा है। उसकी सांसें भाप बनकर हवा में उड़ती और फिर गायब हो जाती। दोनों कई दिनों से गांव गांव भटक रहे थे। दिन में किसी की छप्पर के नीचे सो जाते, रात को गांव की हवेलियों के इर्द गिर्द घूमते। चोरी उनके लिए मजबूरी थी, शौक नहीं। पर उस रात कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो मन के भीतर तक सुलग रहा था। वे हरकदास हवेली के पीछे पहुंचे, गांव की सबसे बड़ी और पुरानी हवेली। ऊंची दीवारें, मिट्टी की सौंधी गंध और रसोई की ओर से आती तवे पर सिकते पराठों की आवाज। छट छट, घी की हल्की खुशबू ठंडी हवा में मिल रही थी। पिट्टू ठिठक गया। भैया, क्या तुम्हें भी लग रहा है? मंगल ने होंठ सूंघे। हाँ रे, ये तो घी में सिकता हुआ पराठा है, और शायद आलू का। दोनों के पेट में हलचल मच गई। पिट्टू ने कहा, अगर चोरी करनी है तो पहले थोड़ा खाकर करें, वरना गिर पड़ेंगे। मंगल ने उसे घूरा। अरे बेवकूफ, चोरी करने आए हैं या दावत में? भैया, चोरी का भी तो स्टैमिना चाहिए ना, पिट्टू ने मुंह लटकाते हुए कहा। मंगल हंस पड़ा, लेकिन हंसी में भूख का दर्द छिपा था। रसोई के दरवाजे से हल्की रोशनी झांक रही थी। अंदर से किसी औरत की आवाज आई, ललिता, आखिरी पराठा पलट दे, हरकदास को ठंड में जाना है चौपाल। बस इतना सुनना था कि दोनों के मुंह में पानी भर आया। मंगल ने चारों ओर देखा, न कोई चौकीदार, न कुत्ता। दीवार के सहारे चढ़ते हुए उसने धीरे से खिड़की के पास झांका। अंदर बड़ी देगची में आलू का मसाला रखा था। तवे पर गोल सुनहरा पराठा सिक रहा था। लालटेन की रोशनी में भाप ऐसे उठ रही थी जैसे कोई सपना आकार ले रहा हो। भैया, पिट्टू की आवाज में दया थी, बस एक, सिर्फ एक। मंगल ने एक पल सोचा, फिर बोला, ठीक है, एक खाकर निकल लेंगे, चोरी कल देखेंगे। दोनों बिल्ली की तरह दबे पांव अंदर घुसे। रसोई में घी, मसाले और मिट्टी के चूल्हे की मिली जुली खुशबू ने उन्हें एक पल में किसी दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया।
पिट्टू ने पराठा उठाया। गर्म। उसने उंगलियों को झटका, फिर हड़बड़ी में पराठा फाड़कर मुंह में भर लिया। हुस, गर्म है, वह फुफकारा। मंगल ने भी एक कौर लिया और जैसे उसकी आंखें पिघल गईं। अरे ये तो जीवन है रे। दोनों कुछ पल में आधी थाली साफ कर चुके थे। पिट्टू ने कहा, भैया अब लगता है जिंदगी में पहली बार चोरी से ज्यादा कुछ अच्छा किया है। मंगल मुस्कुराया। हाँ, चोरी तो बाद में करेंगे, पहले इस कला को सलाम करो जिसने हमें जिंदा रखा। और तभी पीछे से एक आवाज आई। कौन है वहां? दोनों के हाथ हवा में ठिठक गए। लालटेन की लौ कांपी और दरवाजे के पीछे से ललिता देवी प्रकट हुई। उनके हाथ में लकड़ी का बेलन था, आंखों में नींद कम, गुस्सा ज्यादा। रात के इस पहर मेरी रसोई में कौन? उनकी आवाज में ठंड थी, पर भीतर एक तेज चेतावनी भी। मंगल ने जल्दी से पराठा पीछे छिपाया। पिट्टू ने गला साफ किया। हम तो बस रास्ता पूछने आए थे देवी जी। ललिता ने तवे पर बचे टुकड़ों की ओर देखा। रास्ता पराठे के तवे पर मिल रहा था। बैलन जरा और उठ गया। मंगल ने धीमे स्वर में कहा, भूख लगी थी, चोरी करने आए थे, मगर ये खुशबू देखकर पाप करने से पहले ही हार गए। रसोई में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर से ठंडी हवा की लहर आई। पराठे की महक अभी भी तैर रही थी। ललिता देवी के चेहरे पर धीरे धीरे कुछ बदला। गुस्से की जगह एक थकी हुई मुस्कान उभरी। भूख भी तो चोरी करवाती है, उन्होंने धीरे से कहा। चलो पहले पेट भरो, फिर पंचायत तय करेगी। मंगल और पिट्टू चुपचाप खड़े रहे। घी की खुशबू, लाल लटेन की कांपती लौ और उस रात का सन्नाटा सब गवाह बने उस अजीब शुरुआत के, जहां चोरी की कहानी एक गरम पराठे से शुरू हुई थी। ललिता देवी की आवाज जैसे रात की ठंड को चीरकर निकल आई थी। भूख लगी थी, चोरी करने आए थे, मगर खुशबू देखकर पाप करने से पहले ही हार गए। मंगल की बात हवा में गूंज रही थी। कुछ पल के लिए सब रुक गया। बाहर से नीम की पत्तियों की सरसराहट सुनाई दी। लालटेन की लौ कांपती रही। उसके पीले घेरे में मंगल और पिट्टू वैसे ही खड़े थे जैसे दो बच्चे किसी बड़ी गलती के बाद माफी की उम्मीद में खामोश हो जाए। ललिता ने धीरे से बेलन नीचे रखा। चलो बैठो, पहले पेट भरो, फिर बताना कौन हो तुम दोनों। मंगल ने पिट्टू की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे किसी भूखे बच्चे को अचानक त्योहार का थाल मिल गया हो। दोनों धीरे से बैठ गए। मिट्टी के फर्श पर उनके पैरों के निशान गीले पड़े थे, मानो ठंड और शर्म ने एक साथ उन्हें जकड़ लिया हो। ललिता ने घी का कटोरा आगे बढ़ाया। गरम पराठे हैं, ठंड में ठंडा पेट अच्छा नहीं होता, उन्होंने कहा। मंगल ने पराठा उठाया, इस बार बिना डर के एक कौर लिया और होठों पर हल्की मुस्कान आई। पिट्टू ने तो जैसे बदला लिया पिछले दिनों की भूख का। 3 पराठे पल में गायब। ललिता चुपचाप देखती रही। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न ममता, बस एक जिज्ञासा थी। उन्होंने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? मंगल, उसने धीरे कहा। और ये? पिट्टू, असली नाम पता नहीं, बचपन से यही पुकार है। ललिता ने गहरी सांस ली। मंगल और पिट्टू सुनने में किसी गांव के बच्चे लगते हो। चोरी क्यों? मंगल ने जवाब देने में कुछ पल लगाए। गांव छोड़ना पड़ा, सूखा पड़ा था, खेत बिक गए, फिर मां बीमार पड़ी, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। लोग बोले शहर जाओ, काम मिलेगा, पर मिला क्या? भूख। रसोई में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर कहीं दूर बैलगाड़ी की चरमराहट गूंजी और कुत्ता एक बार भौंका, फिर चुप हो गया। ललिता ने खिड़की की तरफ देखा। धुंध बढ़ रही थी। उन्होंने दोनों को देखा। हरकदास सुबह चौपाल जाएंगे, तब तक तुम दोनों यहीं बैठो। भागने की कोशिश की
तो धोलूराम चौकीदार को बुला दूंगी। पिट्टू ने तुरंत बोला, देवी जी, भागने का कोई इरादा नहीं, बस 2 और पराठे दे दो, ठंड कम लगेगी। मंगल ने झिड़का, चुप रे पिट्टू। ललिता हंस दी, पहली बार उस रात। ठीक है, 2 और ले लो, पर इसके बाद सो जाओ, रसोई में आग बुझानी है। दोनों दीवार के पास बैठ गए। लालटेन की मध्यम रोशनी में उनके चेहरे पर राहत थी। रसोई के कोने में घी की खुशबू अब भी हवा में तैर रही थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं था, सिर्फ अपनापन था। थोड़ी देर बाद ललिता बाहर चली गई। मंगल धीरे से बोला, पिट्टू, मैंने सोचा था आज जेल जाऊंगा, पर पराठा जेल से बड़ा निकला। पिट्टू ने मुंह भरते हुए कहा, भैया, इस रसोई का दरवाजा न होता तो हम अब तक खेतों में ठंड से जमे होते। मंगल मुस्कुराया, फिर आसमान की ओर देखा। लगता है भगवान ने आज हमें सजा नहीं, सबक दिया है। रसोई के बाहर हवा में हल्की सी बूंद पड़ने लगी। पीपल के पत्तों पर ओस की चमक थी। दूर मंदिर की घंटी फिर बज उठी, जैसे किसी अनदेखे देवता ने उस क्षण की गवाही दी हो। रात का दूसरा पहर बीत रहा था। ललिता हवेली के भीतर चली गई, पर उनके चेहरे पर वही सवाल टंगा रह गया। कौन जानता है, ये दोनों चोर हैं या किस्मत के भूखे। और बाहर रसोई के दरवाजे पर बैठे 2 साए धीरे धीरे नींद में डूबने लगे। जहां चोरी की जगह अब संतोष था और भूख की जगह गरम पराठों की याद। सुबह का पहला उजाला नीम के पत्तों से झनकर हवेली की दीवारों पर उतर रहा था। ओस के मोती जैसे धरती पर बिखरे पड़े थे। पर हवेली की रसोई में अब भी हल्की सी गर्मी थी। पिछली रात की बची राख अब धुएं में बदलकर धीरे धीरे उड़ रही थी। ललिता देवी दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में लोटा, आंखों में रात की थकान। उनकी नजर सीधे उस कोने पर गई जहां मंगल और पिट्टू पड़े थे, दोनों सिमटे हुए, कंबल में मुंह छिपाए, जैसे बचपन की नींद किसी ठंडी कहानी में लिपटी हो। अरे उठो, ललिता ने आवाज लगाई। मंगल करवट बदलता हुआ बोला, थोड़ी देर और देवी जी, सपना बहुत मीठा है, घी वाला। पिट्टू ने कराहते हुए सिर ढका। भैया, पराठे में स्वर्ग दिख रहा था, जगाओ मत। ललिता हंसी रोक ना पाई। चलो उठो दोनों, हरकदास जी आने वाले हैं। और हाँ, गांव के चौकीदार धोलूराम को भी खबर कर दी है। चौकीदार? पिट्टू की नींद ऐसे टूटी जैसे कोई ढोल बजा गया हो। मंगल झटपट उठा। देवी जी, अब सजा तय है क्या? सजा नहीं, सच सुनना है और शायद थोड़ा भरोसा भी करना है। इतना कहकर ललिता बाहर चली गई। रसोई में अब एक अजीब सी गंध थी। रात के पराठों की बची महक, राख में भीनी लकड़ी की खुशबू और आने वाले अंजाम की चिंता। कुछ देर बाद दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज आई। कौन है वहां? धोलूराम अंदर दाखिल हुआ, लंबा कद, सर्दियों की मोटी कोट और मूछें इतनी फैली कि ठंड भी डर जाए। ललिता देवी ने बुलाया था। कहा, कुछ चोर पकड़े हैं। मंगल और पिट्टू एकदम सीधे हो गए। धोलूराम ने आंखें सिकोड़कर देखा। अच्छा, तो ये हैं पराठा चोर? हाथ में बेलन नहीं था कल रात? मंगल ने झेंपते हुए कहा। हम तो बस खुशबू के शिकार थे चौकीदार जी। ताला तोड़ने का मन था, पर घी ने रास्ता बदल दिया। पिट्टू ने जोड़ दिया। और वैसे भी चोरी से पहले खाना जरूरी है, नहीं तो ताकत कहां से आती। धोलूराम के चेहरे पर गुस्सा और हंसी दोनों एक साथ दौड़ पड़े। ताकत चोरी की या खाने की? दोनों की चौकीदार जी, पिट्टू बोला मासूमियत से। तभी पीछे से हरकदास जी की धीमी आवाज आई। धोलूराम, छोड़ो इनकी दाढ़ी मूंछों को, देखो चेहरे पर भूख लिखी है, अपराध नहीं। हरकदास अंदर आए, सिर पर ऊनी टोपी, कंधे पर शॉल और आंखों में वर्षों का अनुभव। उन्होंने ललिता की तरफ देखा। क्या ये वही दो हैं जिनकी खबर दी थी? हाँ, ललिता बोली।
कल रात रसोई में घुसे थे, मगर कुछ ले जाने से पहले ही पकड़े गए। बस पराठे खाए। हरकदास कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मंगल, पिट्टू, गांव में चोरी बड़ी बात नहीं, भूख उससे बड़ी है। लेकिन जो पेट के लिए झूठ बोले वो इंसानियत से दूर न जाए। अब पंचायत तय करेगी क्या करना है। धोलूराम ने डंडा जमीन पर टिकाया। मुखिया शंभू को बुला दूं? हाँ, हरकदास बोले, आज की चौपाल में इन्हें ले चलो, फैसला वहीं होगा। पिट्टू ने घबरा कर कहा, भैया पंचायत, अब तो हमें बांसों से लटकाएंगे। मंगल ने धीरे से कहा, डर मत पिट्टू, भूख की सजा पेट से बड़ी नहीं होती। ललिता ने एक कप चाय आगे बढ़ाया। पी लो, ठंड बढ़ रही है, चाहे चोर हो या नहीं, ठंड सबको काटती है। मंगल ने चाय ली और पहली बार उसकी आंखों में कोई ठंडक नहीं, बल्कि आभार की नमी थी। पिट्टू ने कप मुंह से लगाया और बोला, देवी जी, अगर ऐसी चाय रोज मिले तो मैं चोरी छोड़कर रसोई में नौकरी कर लूं। सब हंस पड़े, यहां तक कि धोलूराम की मूंछें भी हिल गईं। बाहर चौपाल की दिशा से ढोल की आवाज आ रही थी। आज पंचायत बैठेगी, हवेली की चोरी पर चर्चा होगी। गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। किसी के हाथ में मफलर, किसी के कांधे पर लाठी। धूप ने अभी अभी जमीन को छुआ था और उस धूप में ये दो भूखे चोर ऐसे चल रहे थे जैसे किसी नई किस्मत की ओर बढ़ रहे हों। मंगल ने पीछे मुड़कर एक बार हवेली को देखा। ललिता दरवाजे पर खड़ी थी। धुएं से भरा आसमान पीछे झिलमिला रहा था। मंगल ने मन ही मन कहा, कभी कभी चोरी नहीं, किसी का खाना इंसान को बदल देता है। गांव की चौपाल उस दिन कुछ ज्यादा ही सज सी गई थी। बैलगाड़ियों की खड़खड़ाहट, बच्चों की फुसफुसाहट और हवा में जलती लकड़ियों की गंध सब मिलकर एक अलग ही माहौल बना रहे थे। दोपहर बीत चुकी थी और ठंडी शाम की धूप अब ढलकर आग के लाल गोले में बदल रही थी। चौपाल के बीचों बीच एक बड़ा अलाव जल रहा था। मुखिया शंभू ऊंची चौकी पर बैठे थे। सफेद कुर्ता, ऊनी टोपी, हाथ में चिलम। उनके पास हरकदास शांत भाव से बैठे थे और थोड़ा हटकर ललिता देवी, जो शायद इस पूरी कहानी की सबसे असमंजस भरी गवाह थी। गांव के इर्द गिर्द बैठे लोग फुसफुसा रहे थे, अरे सुना क्या, हवेली में चोर घुसे थे। चोर नहीं, पराठा प्रेमी निकले रे भाई। ऐसे चोर हों तो मैं रोज घर खुला रखूं। हंसी के बीच कहीं कहीं खुसर पुसर भी, पर चोरी तो चोरी है, चाहे पेट के लिए क्यों ना हो। धोलूराम डंडा टिकाए खड़ा था, मूंछें मरोड़ते हुए। मुखिया जी, यही हैं वो दोनों, मंगल और पिट्टू। रात को हवेली की रसोई में घुसे थे, पर हथियार नहीं, पराठा पकड़ा गया। मुखिया ने आंखें उठाई। मंगल, बोलो बेटा, क्या सच है? मंगल ने आगे बढ़कर कहा, सच यही है मुखिया जी, चोरी करने आए थे पर भूख ने मुंह फेर लिया। ताले की जगह तवा देख लिया और फिर बस पराठा। भीड़ में हंसी गूंज उठी। एक बुजुर्ग बोला, भूख तो चोर को भी कभी बना देती है। पिट्टू ने सिर खुजाते हुए जोड़ा, मुखिया जी, हमसे गलती हो गई। पर पराठा गर्म था और घी इतना सुगंधी कि हाथ अपने आप बढ़ गए। मुखिया शंभू ने हंसी दबाई, पर चेहरे पर गंभीरता लाई। गांव की इज्जत का सवाल है। हवेली में घुसना अपराध है, चाहे चोरी हुई हो या नहीं। पर उन्होंने थोड़ा ठहर कर कहा, अगर अपराध भूख का था तो सजा इंसानियत से ही तय होगी। ललिता देवी ने कहा, मुखिया जी, मैंने इन्हें पकड़ कर नहीं, समझ कर देखा। रात की ठंड में ये कांप रहे थे। जब मैंने बेलन उठाया तो इनकी आंखों में डर नहीं, शर्म थी। ऐसा चोर पहले नहीं देखा। हरकदास ने कहा, मेरी राय में जेल इनका इलाज नहीं। पेट से लड़ाई लड़ने वाले को ताला नहीं, रोटी चाहिए। चौपाल में खामोशी छा गई। मुखिया ने चिलम नीचे रखी और कहा, तो सुनो पंचायत का फैसला। मंगल और पिट्टू को न जेल मिलेगी न मार।
इनकी सजा है सेवा। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। सेवा मतलब? मुखिया बोले, आज से दोनों हवेली की रसोई में काम करेंगे। सुबह खेत से लकड़ी लाएंगे, दोपहर में आटा गूंथेंगे, शाम को रसोई में मदद करेंगे। जब तक गांव के लोग इन्हें भरोसेमंद न मान लें तब तक यही सजा है। धोलूराम ने पूछा, अगर भाग गए तो? मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, तो अगली बार पकड़े नहीं जाएंगे, मगर अगर रुक गए तो गांव के दिलों में जगह पाएंगे। भीड़ में तालियां बज उठी। किसी ने कहा, वाह मुखिया जी, ऐसी पंचायत हो तो गांव सुधर जाए। किसी ने ठंडी सांस ली। अब देखना, क्या सच में चोर रसोइयां बनेंगे? मंगल ने सिर झुकाकर कहा, मुखिया जी, हमें कोई शिकायत नहीं, हम वही करेंगे जो आपने कहा। बस एक बात। क्या? अगर कभी पराठे की खुशबू फिर आई तो खुद को रोक नहीं पाएंगे। भीड़ ठहाके में फट पड़ी। पिट्टू ने कान दबाकर कहा, भैया, अब तो नाम पड़ेगा पराठा चोर। मंगल मुस्कुराया, नाम बुरा नहीं रे, बस किस्मत अच्छी होनी चाहिए। मुखिया उठे, बोले, आज की पंचायत समाप्त। लेकिन याद रखो, भूख से बड़ा कोई अपराध नहीं और इंसानियत से बड़ी कोई अदालत नहीं। अलाव की आग अब धीमी हो चली थी। ललिता ने मंगल और पिट्टू की तरफ देखा। कल भोर में रसोई में आ जाना, बेलन चिमटा तुम्हारा इंतजार करेगा। पिट्टू ने धीरे से मंगल से कहा, भैया, लगता है तवे की सजा पक्की है। मंगल हंस पड़ा, हाँ रे पिट्टू, लेकिन पहली बार जिंदगी में सजा इतनी गर्म और सुगंधी है। रात के अंधेरे में दोनों चौपाल से निकल पड़े। आसमान में चांद था, हवा में अलाव की राख की खुशबू। और उस रास्ते पर जहां कल वे भूख के मारे चले थे, आज उनके कदमों में उम्मीद थी। भोर का आसमान हल्का नीला था। पीपल के पत्तों से ओस की बूंदें टपक रही थी। गांव के बीचों बीच खड़ी हवेली अब नई कहानी की शुरुआत बन चुकी थी। वही हवेली जहां एक रात दो चोर भूख से हार गए थे, आज वहीं से उनकी नई जिंदगी शुरू होनी थी। रसोई से धुएं की पतली लकीर उठ रही थी। ललिता देवी पहले से जाग चुकी थी। पीतल की केतली में चाय उबल रही थी और मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी सुलग रही थी। दरवाजे पर दो परछाइयां धीरे से आईं, मंगल और पिट्टू। मंगल ने हाथ जोड़कर कहा, देवी जी, आदेश के मुताबिक आ गए। पिट्टू बोला, हाँ, और भूख भी साथ लाई है। ललिता मुस्कुराई, लगता है भूख तुम्हारी सबसे वफादार साथी है। हरकदास आंगन में बैठे थे, हाथ में अखबार और पास में गरम चाय का प्याला। आओ बेटा, रसोई तुम्हारी है आज से। चोरी का हाथ अब बेलन पकड़ेगा। देखना, मेहनत की रोटी का स्वाद पराठे से ज्यादा होगा। मंगल ने हिचकिचाकर कहा, हमसे ये काम ठीक से होगा? हरकदास बोले, कोशिश करने वाले हारते नहीं, बस जलते तवे से डरते हैं। रसोई की दीवारों पर पुराने धुएं के निशान थे, जो अब उनकी नई शुरुआत के गवाह बन रहे थे। ललिता ने दोनों को आटा गूंथने को कहा। पिट्टू ने पहला लोटा पानी डाला, ज्यादा डाल दिया। अरे ये क्या किया? ललिता ने कहा। आटा नहीं, दलिया बना दिया। मंगल ने हंसते हुए कहा, देवी जी, इसे तो चम्मच से गूंथना पड़ेगा। चुप रहो मंगल, ललिता बोली। भूख में भी हंसी चाहिए क्या? थोड़ी देर में पूरा आंगन हंसी से भर गया। धोलूराम दरवाजे से झांक रहा था। ओह, पराठा चोर अब हलवाई बन गए हैं, पिट्टू बोला। चौकीदार जी, पराठा भी बन रहा है और नाम भी। धोलूराम ने मूंछें मरोड़ते हुए कहा, देखना, अगर ये आटे की गंध गांव तक पहुंची तो लोग सजा खाने आएंगे। ललिता ने तवा गरम किया और मंगल को बेलन थमाया। अब देखो पराठा कैसे बेलते हैं, गोल, जैसे पूरा चांद न जले न फटे। मंगल ने हाथ में बेलन लिया, जैसे किसी योद्धा ने पहली बार तलवार उठाई हो। आटे की लय और तवे की थाप एक नई धुन में घुलने लगी।
ललिता ने कहा, धीरे धीरे, ऐसे नहीं, प्यार से बेलो। पराठा सिर्फ रोटी नहीं होता, घर की खुशबू होता है। मंगल की उंगलियां अब आत्मविश्वास से चल रही थीं। पिट्टू पास में बैठा आलू का मसाला तैयार कर रहा था। कभी नमक ज्यादा डाल देता, कभी मिर्च कम। हर बार ललिता अरे पिट्टू कहकर झिड़कती और हर बार वो मुस्कुराकर कहता, देवी जी, अगर जिंदगी मसालेदार ना हो तो स्वाद कैसा? हरकदास ये सब देखकर बोले, ललिता देखना, ये दोनों चोर नहीं, किस्मत के ठोकर खाए कलाकार हैं। ललिता ने कहा, हम कलाकार तो हैं, बस मंच रसोई मिला। थोड़ी देर में पहला पराठा सिक कर तैयार हुआ, सुनहरा, कुरकुरा और खुशबूदार। ललिता ने उसे थाली में रखा और मंगल की तरफ देखा। लो, अपना पहला ईमानदार पराठा। मंगल ने कौर लिया, आंखें बंद की, जैसे कोई लंबी यात्रा का पहला ठहराव मिला हो। देवी जी, उसने कहा, इसमें सिर्फ आटा नहीं, उम्मीद भी बसी है। ललिता की आंखों में नरमी आई। उन्होंने कहा, यही उम्मीद तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई है। अब से चोरी नहीं, चूल्हा तुम्हारा होगा। उसी वक्त गुड्डी, ललिता और हरखदास की बेटी आंगन में आई। उसकी उम्र कोई 12 बरस होगी, बालों में रिबन, आंखों में चमक। अम्मा, ये वही चोर है? उसने भोलेपन से पूछा। मंगल ने हंसकर कहा, हाँ बिटिया, पर अब हम रोटी वाले चोर हैं। गुड्डी खिलखिलाई, तो मुझे भी बेलना सिखाओ ना। सारे आंगन में हंसी फैल गई। धूप अब दीवारों पर चढ़ चुकी थी और चूल्हे की आंच में दिन की ठंड पिघलने लगी थी। रसोई में अब न डर था, न अपराध, बस आटे की लय, तवे की थाप और विश्वास की महक। मंगल ने चुपचाप कहा, कल हमने चोरी की थी, आज रोटी बनाई है। फर्क बस इतना कि आज पेट भी भरा और मन भी। पिट्टू बोला, और अगर कल कोई पूछे क्या काम करते हो तो कहेंगे पराठा सेवा। ललिता मुस्कुराई, हाँ, और मैं कहूंगी, 2 चोरों ने मेरी रसोई को इंसानियत की पाठशाला बना दिया। बाहर पीपल के पत्ते हवा में हिले, जैसे भगवान खुद कह रहे हों, जिसने रोटी की इज्जत सीखी उसने जिंदगी की सजा काट ली। दोपहर की धूप अब हवेली के आंगन में उतर चुकी थी। चूल्हे के पास तवा ठंडा पड़ा था और रसोई में आज एक अजीब सी शांति थी। ललिता देवी आटा छान रही थी, हरखदास अपने पुराने रेडियो पर समाचार सुन रहे थे और मंगल और पिट्टू आंगन में बैठे सूखी लकड़ी तोड़ रहे थे। गुड्डी दरी पर बैठी थी, हाथ में स्कूल की पुरानी कॉपी, आंखों में जिज्ञासा की चमक। वो दोनों को बड़े गौर से देख रही थी, जैसे किसी रहस्य की किताब पढ़ रही हो। थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, मंगल भैया, एक बात पूछूं? मंगल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिटिया, पूछो। आपने चोरी क्यों की थी? मंगल थोड़ा झेंपा। पिट्टू ने तुरंत बोला, भूख लगी थी ना बिटिया, इस पेट की आग ने चोरी करवाई। गुड्डी ने गंभीर होकर कहा, पर मेरी किताब में लिखा है कि चोरी बहुत बड़ा पाप है। अगर चोरी पाप है तो क्या भूख पुण्य है? रसोई की सारी आवाजें थम गई। लकड़ी की चटाक भी जैसे सुनाई देना बंद हो गई। ललिता ने भी काम रोक कर देखा। उनकी आंखों में वो स्नेह था जो सिर्फ मां की आंखों में होता है, जब बच्चा सच्चाई को समझने की कोशिश करता है। मंगल ने धीरे से कहा, बिटिया, चोरी वाकई बुरी चीज है, लेकिन जब कोई इंसान भूखा होता है तो उसकी समझ और मजबूरी दोनों एक दूसरे से लड़ने लगती है। गुड्डी बोली, तो भूख चोर बना देती है? मंगल मुस्कुराया, नहीं बिटिया, भूख चोर नहीं बनाती। भूख हमें सिखाती है कि दुनिया में रोटी सबसे बड़ा धर्म है। पिट्टू ने अपने अंदाज में जोड़ा, देख बिटिया, जब पेट खाली हो तो भगवान भी रसोई में दिखते हैं। हमने तो बस पराठे में परमात्मा खोज लिया। गुड्डी की मासूम आंखें चमक उठी। मतलब चोरी गलत नहीं थी?
मंगल ने गंभीर स्वर में कहा, गलत तो थी बिटिया, पर वो गलती नहीं, लाचारी थी। गलती तब होती है जब आदमी के पास सब हो, फिर भी वो किसी और का छीन ले। हमारे पास कुछ नहीं था सिवाय भूख और उम्मीद के। ललिता धीरे से बोली, सही कहा मंगल, भूख अपराध नहीं, लेकिन इंसानियत से मुंह मोड़ना अपराध है। तुम दोनों ने उस रात रोटी खाई, मगर साथ में शर्म भी खाई। यही तुम्हारा पश्चाताप था। गुड्डी ने हल्का सा सिर झुकाया। तो क्या आप अब कभी चोरी नहीं करेंगे? पिट्टू ने कहा, अगर पराठा मिल गया तो नहीं बिटिया। मंगल ने ठहाका मारा, अरे पिट्टू, इस बार चोरी नहीं, पराठे का ठेका लेंगे। सारे आंगन में हंसी गूंज उठी। हरकदास ने रेडियो बंद किया और बोले, गुड्डी, तुम्हारा सवाल छोटा था पर जवाब बड़ा। गांव को ऐसे ही सवालों की जरूरत है जो इंसान को आईना दिखाए। गुड्डी पास आई और बोली, भैया, अब आप हमारे जैसे हो गए ना, यानी अच्छे लोग? मंगल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं बिटिया, अब हम सीख रहे हैं अच्छे लोग बनना। गुड्डी मुस्कुराई, तो मैं रोज आकर पूछूंगी कि सीख पूरी हुई या नहीं। पिट्टू बोला, बस रोटी साथ लाना, वरना क्लास में ध्यान नहीं लगेगा। सब फिर हंस पड़े। दूर से बैलों की घंटियां सुनाई दी। हवा में गेहूं की बालियों की महक घुल रही थी। ललिता ने लालटेन साफ की और कहा, गुड्डी का सवाल आज इस घर की रोशनी बन गया। मंगल ने चूल्हे की तरफ देखा। राख में अब भी थोड़ी गर्मी थी। धीरे से बोला, कभी कभी बच्चों के सवाल वो आग जला देते हैं जो आदमी की आत्मा को नया बनाती है। गुड्डी उछलती कूदती चली गई। उसके कदमों के पीछे धूप की सुनहरी लकीरें खींच गईं। हरकदास ने कहा, देखना ललिता, ये बच्ची इस गांव की सोच बदल देगी। ललिता बोली, और ये दोनों चोर अब कहानी बदल देंगे। रसोई में फिर से आटा रखा गया। तवा गर्म हुआ और उसके ऊपर जो पहली रोटी रखी गई वो गुड्डी के सवाल के नाम थी। भूख पाप नहीं, भूले हुए इंसानियत की याद है। सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था, लेकिन गांव पहले ही जाग चुका था। हर गली में रंगी पगडंडियां, बांस की छतरियां और दूर तक फैली ढोलक की थापें आज गांव का सालाना मेला था। मिट्टी की खुशबू, गुड़ के चूरों की मिठास और कहीं दूर से आती बांसुरी की तान, सब कुछ हवा में तैर रहा था। हरकदास हवेली के आंगन में चारपाई पर बैठे तैयारियों का जायजा ले रहे थे। ललिता देवी बार बार रसोई से निकलकर सबको निर्देश दे रही थी। आटे में पानी कम डालना, भट्टी ज्यादा गर्म मत करना, और सुनो, आज मेले में हवेली का नाम बनना चाहिए। उधर मंगल और पिट्टू के चेहरे पर उत्साह के साथ हल्का डर भी था। आज पहली बार उन्हें अकेले रसोई संभालनी थी। ललिता ने कहा था, आज हमारी हवेली की रसोई मेले में पराठों का ठेला लगाएगी। लोगों को सिर्फ स्वाद नहीं, संस्कार चखने हैं, और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। मंगल ने अपनी कमर कस ली। पिट्टू, याद रख, आज तवा हमारा रणभूमि है। अगर पराठे अच्छे बने तो हम चोर नहीं, रसोइये कहलाएंगे। पिट्टू ने मुस्कुराकर कहा, भैया, डर यही है कि पराठा जल गया तो फिर वही पुराना नाम लौट आएगा, पराठा चोर। दोनों ने रसोई की तैयारी शुरू की। पीतल के बर्तन चमक रहे थे, लकड़ियां सुलग चुकी थीं और घी की सुगंध हवा में फैलने लगी थी। तभी गुड्डी भागती हुई आई। भैया, चौपाल की गली से लोग आते दिख रहे हैं, मेला शुरू होने वाला है। उसकी आंखों में वही चमक थी जो बच्चों की आंखों में तब होती है जब कोई जादू देखने को मिले। मंगल ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बिटिया, आज हम सबका इम्तिहान है, मेहनत का, भरोसे का और रोटी की इज्जत का। मेला आरंभ संपूर्ण गांव उस मैदान में जमा था। कहीं खिलौनों की दुकानें, कहीं इत्र और बिंदी के ठेले, कहीं झूले पर बच्चे झूलते हुए
हंसी के मोती लुटा रहे थे और सबसे बीच में हवेली का पराठा ठेला। एक बड़ा लकड़ी का बोर्ड लटका था जिस पर ललिता देवी ने खुद लिखा था, मंगल पिट्टू पराठा सेवा, मेहनत का स्वाद, भरोसे की खुशबू। ललिता और हरखदास थोड़ी दूरी से देख रहे थे। देखो ललिता, हरखदास बोले, अगर आज ये दोनों सफल हो गए तो सिर्फ खुद को नहीं, गांव के सोचने का तरीका भी बदल देंगे। पहला ग्राहक एक बुजुर्ग किसान आगे आया, मूंछें सफेद, चेहरे पर शंका। अरे, सुना है तुम वही चोर हो? मंगल ने विनम्रता से कहा। हाँ काका, वही जो चोरी से नहीं, पराठे से सुधर गए। किसान ने हंसकर कहा, चलो एक दे दो, देखूं स्वाद ईमानदार है या नहीं। तवा गरम था। पिट्टू ने बेलन चलाया और मंगल ने पराठा तवे पर रखा। घी की पहली चट चट आवाज ने पूरे मेले का ध्यान खींच लिया। लोग मुड़े, देखने लगे। दो चोर अब रसोइये बन गए थे। कुछ ही देर में खुशबू फैल गई। किसान ने पहला कौर लिया, कुछ क्षण के लिए खामोश रहा, फिर मुस्कुराया। अरे वाह, ऐसा पराठा तो बरसों में नहीं खाया, इसमें मेहनत का नमक है। भीड़ हंस पड़ी और देखते ही देखते ठेले के आगे कतार लग गई। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब हवेली के पराठे चखने आने लगे। अचानक की चुनौती, जैसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था, हवा का एक तेज झोंका आया। चूल्हे की आग फैल गई और एक कोना जल उठा। भीड़ में शोर मच गया। अरे आग, आग लग गई। पिट्टू घबरा गया। भैया, अब तो सब गया। मंगल ने तुरंत पास रखी बोरी उठाई और आग पर डाल दी। धुआं उठा, कुछ पराठे जल गए, लेकिन चूल्हा बच गया। ललिता दौड़ती हुई पहुंची। मंगल, तुम ठीक हो? मंगल ने हाथ झाड़ते हुए कहा। देवी जी, पराठे तो जल गए पर मेहनत नहीं। हरखदास ने उसकी पीठ थपथपाई। बेटा, आग बुझाना आसान है, पर नाम जलने से बचाना मुश्किल। आज तुमने दोनों कर दिखाया। भीड़ ने ताली बजाई। पिट्टू ने झिझकते हुए कहा, जो पराठे बचे हैं वही बांट दें सबको, मुफ्त में। मेहनत जल गई पर दिल तो बांट सकते हैं। मुखिया शंभू, जो भीड़ में खड़े थे, मुस्कुराए। वाह पिट्टू, लगता है भूख ने अब इंसान को गुर सिखा दिया है। संध्या का दृश्य शाम ढल। ढोलक की थापें धीमी हो गईं। गांव के लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे, पेट भरे, दिल गदगद। ललिता, हरखदास, गुड्डी, ढोलूराम और मुखिया सब पराठे के ठेले के पास खड़े थे। तवा अब ठंडा हो चुका था, पर उसकी चमक में एक इतिहास लिखा था। मुखिया ने कहा, आज तुम दोनों ने जो किया वो सजा नहीं, सेवा थी। पंचायत अब तुम्हें दोषी नहीं, उदाहरण मानेगी। कल से हवेली की रसोई तुम्हारी जिम्मेदारी है, सदा के लिए। मंगल ने ललिता की ओर देखा। देवी जी, अब हम आपकी रसोई के नहीं, आपके विश्वास के रखवाले हैं। ललिता की आंखें भर आईं। जिस रोटी में आत्मा लगी हो वहां भरोसा पिघलता नहीं। गुड्डी उछलकर बोली, अब आप मेरे गुरु हो गए। क्लास में पराठा नीति पढ़ाऊंगी। सब हंस पड़े। दूर मंदिर की घंटी बजी। आकाश में लाल नीली आभा घुली हुई थी। मंगल ने आसमान की तरफ देखा। अब समझ आया, भगवान हर जगह नहीं आते। कभी कभी वो रोटी के रूप में रसोई में उतरते हैं। और उसी रात हवेली की चिमनी से उठता धुआं अब गांव के दिलों तक पहुंच गया। भूख और मेहनत के बीच का फासला बस एक पराठे जितना रह गया था। अगले ही दिन की सुबह कुछ अजीब थी। रसोई में अब कोई हंसी नहीं थी, न तवे की थाप, न गुड्डी की खिलखिलाहट। हवेली के आंगन में ललिता देवी की आंखों में चिंता थी और हरखदास के माथे पर शिकन। हवा में घी की नहीं, किसी अनहोनी की गंध थी। धूप अभी आंगन में पूरी नहीं उतरी थी कि ढोलूराम चौकीदार गरजती आवाज में आया, ललिता देवी, हवेली का संदूक गायब है, सन्नाटा। ललिता ने झट से कहा, कौन सा संदूक? वही पुराना लोहे का संदूक जिसमें जवाहरात नहीं, पुराने कागज और कुछ यादें रखी थीं। हरखदास बोले,
धोलूराम ने कहा। सुबह गोदाम खुला मिला, ताला टूटा हुआ और वहां से हवेली के नए मजदूर गायब हैं। ललिता का दिल धक से रह गया। मंगल और पिट्टू? धोलूराम ने सिर हिलाया। हाँ, दोनों नहीं दिखे। पूरे गांव में ढूंढ लिया। आंगन में भीड़ जुटने लगी। देखा, कहा था ना, चोर चोर ही रहता है। हवेली ने मौका दिया और उन्होंने भरोसा तोड़ दिया। गुड्डी आंगन के कोने में खड़ी थी, आंखों में आंसू। भैया ऐसा नहीं कर सकते, वो बुदबुदाई। हरकदास चुप थे। वो कुछ कहना चाहते थे मगर शब्द गले में अटक गए। ललिता ने बस एक बात कही, अगर ये सच है तो हमसे ज्यादा हार कोई नहीं सकता। चौपाल पर भीड़ मुड़ाई थी। मुखिया शंभू ने माथा पकड़ा। हमने भरोसा किया, पंचायत ने सम्मान दिया, और ये नतीजा? धोलूराम ने कहा। मुखिया जी, मेरे आदमी खोज में है, लेकिन ताला तो किसी ने बाहर से तोड़ा है। अंदर की रसोई तो वैसी की वैसी है। हरकदास ने धीरे से कहा। धोलूराम, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने चोरी की हो और इल्जाम इन पर डाल दिया हो? धोलूराम ने कहा। सबूत यही कहते हैं, दोनों गायब हैं। ललिता की आंखें नम थीं। कभी कभी सबूत झूठ बोलते हैं और आंखें सच। गुड्डी अचानक बोली, मैं जानती हूं भैया भागे नहीं हैं। कल रात मैंने देखा था, वो पुराने कुएं के पास बैठे कुछ बात कर रहे थे। कल सुबह कुछ साबित करना है, यही कहा था। मुखिया ने कहा, अगर ऐसा है तो वो लौटेंगे, लेकिन अगर नहीं लौटे? उनकी बात अधूरी रह गई। गांव से दूर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मंगल और पिट्टू बैठे थे। उनके पास वही संदूक रखा, खुला हुआ, और उसके अंदर सिर्फ पुराने कागज, कुछ टूटे बर्तन और एक पुरानी फोटो थी, हरकदास और ललिता की शादी की तस्वीर। पिट्टू बोला, भैया अब लोग हमें फिर चोर समझेंगे। मंगल ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन कभी कभी सच को साबित करने के लिए खुद शक के बीच से गुजरना पड़ता है। भैया, तुमने ये संदूक उठाया क्यों? क्योंकि कल रात मैंने देखा था, हवेली के पुराने गोदाम की छत से पानी टपक रहा था। अगर ये संदूक वहीं रहता तो सड़ जाता। मैंने सोचा सुबह हरकदास जी को दूंगा, लेकिन तू देख, सुबह का उजाला आने से पहले ही शोर मच गया। पिट्टू बोला, तो चलो अब जाकर बताते हैं सबको। मंगल ने कहा, अब अगर हम यूं ही जाएंगे तो कोई नहीं मानेगा। पहले उस व्यक्ति को पकड़ना होगा जिसने ताला तोड़ा। मैंने उसके पांव के निशान देखे थे, छोटे और गहरे। दोनों ने निशान पकड़े। खेतों के रास्ते से होते हुए वे एक पुराने आम के बाग तक पहुंचे। वहां झाड़ियों में किसी की आहट थी। कौन है वहां? अरे मंगल भैया, माफ कर दो। सामने रघु, गांव का एक नशेबाज नौजवान जो पहले हवेली में काम करता था, खड़ा था। मंगल ने कहा, क्यों किया तूने ये? रघु कांपते हुए बोला, मैंने सोचा हवेली के पुराने कागज बेच दूं। भूख थी, शराब की आदत लगी है, बस भूल हो गई। मंगल ने उसके कांपते हाथों से बाकी कागज उठाए और कहा, हम भी कभी यही करते थे रघु। फर्क बस इतना कि आज समझ गए, भूख का इलाज चोरी नहीं, मेहनत है। रघु रो पड़ा। मुझे बचा लो भैया, मंगल बोला। चल साथ चल हवेली, आज सजा नहीं, सच्चाई का सामना करेंगे। जब शाम ढल रही थी, हवेली के दरवाजे पर भीड़ अब भी थी। मुखिया, हरकदास, ललिता, गुड्डी और धोलूराम सब बाहर खड़े थे। अचानक दूर से दो आकृतियां आती दिखीं, मंगल और पिट्टू, कंधे पर संदूक और साथ में रघु। सन्नाटा छा गया। ललिता ने पूछा, मंगल ये क्या है? मंगल ने संदूक नीचे रखा। देवी जी, ये वही संदूक है, लेकिन इसके साथ सच्चाई भी लौटी है। रघु झुककर बोला, माफ कर दो मालिक, मैंने ताला तोड़ा था, पर ये दोनों चोर नहीं, मेरी सजा के हकदार नहीं। मुखिया ने गहरी सांस ली। तो ये सारा शोर झूठ था?
हरकदास ने आगे बढ़कर मंगल के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज तुमने साबित कर दिया, इंसान वही सच्चा होता है जो गलती की जगह भरोसा चुनता है। ललिता की आंखें भर आईं। कल हमने तुम्हें सजा दी थी रसोई की, आज भगवान ने तुम्हें रसोई से भी बड़ा दर्जा दिया, ईमानदारी का। गुड्डी दौड़ी और मंगल को गले लगा लिया। भैया, मैंने कहा था ना, आप चोर नहीं हो सकते। धोलू राम ने मूंछें मरोड़ते हुए कहा, अब यह हवेली नहीं, स्कूल बन गई, जहां भूख, भरोसा और मेहनत तीनों का पाठ पढ़ाया जाता है। मुखिया बोले, आज से मंगल और पिट्टू को गांव के अन्न रक्षक कहा जाएगा। जहां भूख होगी वहां ये दोनों पहले पराठा पहुंचाएंगे। भीड़ तालियों से गूंज उठी। आकाश में दीपक जल उठे और उस रात हवेली के चूल्हे पर जो रोटी बनी वो अब पराठा नहीं, भरोसे की परतों से सजी थी। मंगल ने धीरे से कहा, देवी जी, आज से चोरी नहीं करेंगे, बस लोगों के भूखे दिलों से गलतफहमियां चुराएंगे। ललिता मुस्कुराई, और मैं हर सुबह तुम्हारे नाम का तवा गर्म रखूंगी। हवा में फिर वही घी की खुशबू थी, पर इस बार उसमें अपराध नहीं, आत्मा की पवित्रता मिली हुई थी। आसमान के कोनों में काले बादल धीरे धीरे घिरने लगे थे। पीपल के पत्ते हवा में झूम रहे थे और मिट्टी में पहली बूंद गिरते ही एक जानी पहचानी गंध हवा में फैल गई, भीगी धरती की गंध। वो वही गंध थी जो हर गांव वाले के भीतर बचपन की यादें जगा देती है। हवेली के आंगन में मंगल ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया। आ गई पहली बारिश, अब खेत बोलेगा और भूख सो जाएगी। पिट्टू ने बाल्टी में रखे बर्तनों को ढकते हुए कहा, भैया, बारिश तो आई, लेकिन देखो, ये रसोई बाहर का आटा भी भीग गया। अरे रहने दे पिट्टू, मंगल हंसते हुए बोला, भूख की तरह इस आटे को भी भीगने दे, इससे स्वाद बढ़ेगा। बरसात की बूंदें छप छप करके हवेली की छत पर गिर रही थीं। ललिता देवी ने लालटेन की लौ बचाते हुए कहा, आज खाना सबको गर्म गर्म बांटना है। गांव के मजदूर खेत से लौट रहे हैं, सर्दी लगेगी। हरकदास बोले, हाँ, आज रसोई में सिर्फ पराठे नहीं, सेवा भी बनेगी। गांव की गलियां अब कीचड़ और पानी से भर चुकी थी। बैलगाड़ी की घंटियां, मेंढकों की टर-टर और बच्चों की खिलखिलाहट सब मिलकर एक गीत गा रहे थे। लोग सिर पर गमछा बांधे खेतों से लौटते हुए भूख और थकान दोनों को साथ लिए चल रहे थे। इसी बीच हवेली की ओर से एक आवाज आई, अरे ओ किसान भाइयों, इधर आओ, गर्म पराठे तैयार हैं। गांव वाले चौंके। देखा तो हवेली के आंगन में बड़े चूल्हे पर मंगल और पिट्टू तवे पर पराठे सेक रहे थे। चारों ओर धुएं की लकीरें और बीच में घी की मीठी खुशबू। पिट्टू ने हंसते हुए कहा, पहले तवे पर पराठा जलता था, अब हम जलते हैं अगर कोई भूखा दिखे। मंगल बोला, आज का दिन रोटी दान दिवस होगा, जो भूखा आए वो भूखा न जाए। गुड्डी ने मिट्टी के दिए जलाकर रख दिए ताकि रसोई के चारों कोने उजाले में रहें। भैया, मैंने इसका नाम रखा है बारिश की रसोई। ललिता ने कहा, अच्छा नाम रखा है बिटिया, बारिश की हर बूंद दुआ बने, यही दुआ है। कुछ ही देर में पूरा गांव हवेली के आंगन में इकट्ठा हो गया। किसान, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब मिट्टी से सने पांव लेकर आ रहे थे और मंगल पिट्टू बिना रुके तवा पलटते जा रहे थे। हरकदास ने कहा, आज जो रोटी खा रहा है वो सिर्फ पेट नहीं भर रहा, बल्कि भरोसा खा रहा है। मुखिया शंभू भी आए, बारिश में भीगते हुए। मंगल, तुमने गांव को सिखाया, भूख मिटाने के लिए ताले नहीं, चूल्हे खोलने चाहिए। मंगल ने मुस्कुराकर कहा, मुखिया जी, हमने तो बस वही किया जो भूख ने हमें सिखाया। जिसे रोटी मिल जाए वो किसी और को भूखा ना सोने दे। पिट्टू ने कहा, और जिसने कभी चोरी की थी वो अब भूख चुराने निकला है। सब हंस पड़े। तभी तेज हवा चली।
चूल्हे की आग बुझने लगी और तवा ठंडा पड़ गया। गुड्डी डर गई। भैया, अब क्या करेंगे, इतनी भीड़ है। मंगल ने पास रखे बांस के पल्ले उठाए और हवा से बचाव के लिए छप्पर जैसा बना दिया। पिट्टू ने गीले लकड़े हटाए और नई सूखी लकड़ियां डाली। धीरे धीरे चूल्हा फिर से जल उठा। गुड्डी बोली, भैया, आपने तो आग भी फिर जला दी। मंगल ने कहा, पिटिया, आग कभी बुझती नहीं, बस किसी भरोसे की हवा का इंतजार करती है। ललिता ने आगे बढ़कर दोनों को देखा। अब ये रसोई मेरी नहीं रही, गांव की हो गई है। रात तक बारिश थम चुकी थी। आंगन में दियों की रोशनी थी और मिट्टी में पांवों के निशान। हर निशान एक कहानी कहता था। किसी भूखे ने यहां खाना खाया, किसी थके ने यहां राहत पाई। हरखदास ने सबको बुलाकर कहा, आज से हवेली की रसोई सिर्फ हवेली की नहीं रहेगी। मंगल और पिट्टू की बारिश रसोई पूरे गांव की सेवा बनेगी। जिस दिन खेतों में भूख होगी, उसी दिन यहां तवा जलेगा। मुखिया ने कहा, और इस सेवा का नाम रहेगा चूल्हा चौपाल, जहां हर कोई बराबर होगा, भूखा हो या अमीर। गुड्डी ने ताली बजाई। अब कोई भूखा नहीं रहेगा। मंगल ने तवे की तरफ देखा। आज पहली बार बारिश ने सिर्फ खेतों को नहीं, हमारे दिलों को भी सींच दिया। पिट्टू बोला, और अब अगर कभी कोई कहे चोरी का पराठा, तो मैं कहूंगा, हां, वो पराठा ही था जिसने हमारी जिंदगी चुरा ली, पर अच्छे के लिए। ललिता की आंखों में आंसू थे। आज जो रोटी तुमने बांटी है, वो भगवान के भोग में दर्ज हो चुकी है। दूर से मंदिर की घंटी बजी। आकाश में चांद बादलों के बीच झांक रहा था। हवेली के आंगन में तवा ठंडा हो चुका था, पर उसके ऊपर रखी आखिरी रोटी अब भी गर्म थी, क्योंकि वो रोटी नहीं, भरोसे का प्रतीक थी। बरसात अब थम चुकी थी। गांव के चारों ओर नई हरियाली थी। खेतों से मेंढक टर्राते थे और हवा में ताजगी थी। लेकिन हवेली के आंगन में एक और नई हरियाली उगी थी, चूल्हा चौपाल। वो सिर्फ एक रसोई नहीं रह गई थी, बल्कि गांव की आत्मा बन चुकी थी। दिन भर वहां आग जलती, घी की खुशबू फैलती और रात ढलते ही वही रसोई रोशनी में बदल जाती, जहां हर भूखा मुसाफिर, हर थका हुआ मजदूर और हर अकेला दिल गर्म रोटी और अपनापन पाता। ललिता देवी तवे के पास बैठी थी। मंगल, अब सोचो, इस चूल्हा चौपाल को हवेली से बाहर ले जाना होगा। गांव की चौपाल से शुरू करो। वहां हर रात कोई न कोई राहगीर ठहरता है। मंगल ने सिर हिलाया। देवी जी, अब यह चूल्हा सिर्फ आग नहीं, व्रत बन गया है। जब तक एक भी इंसान भूखा रहेगा, यह तवा ठंडा नहीं पड़ेगा। पिट्टू ने हंसते हुए कहा, तो अब हम चोर नहीं, चलती फिरती रसोई बन गए। हरखदास बोले, हां बेटा, और इस रसोई की लौ अब सिर्फ पेट नहीं, आत्मा गर्म करेगी। उस रात गांव की चौपाल पर एक नई हलचल थी। पुराने पीपल के नीचे लाल लटेनें टांगी गई, मिट्टी के दिए जलाए गए। गुड्डी ने हाथों से रंगोली बनाई। बीच में लिखा था, रात की रसोई, जहां कोई भूखा नहीं सोएगा। मुखिया शंभू भी पहुंचे। मंगल, आज से ये चौपाल सिर्फ पंचायत की नहीं, इंसानियत की भी बन जाएगी। धोलूराम चौकीदार ने मूंछें संवारते हुए कहा, मैं हर रात पहरा दूंगा, ताकि भूख यहां तक आने की हिम्मत न करे। सभी हंस पड़े। धीरे धीरे गांव के बाहर से लोग आने लगे। किसी का रैन बसेरा टूट गया था, कोई रास्ते में फंसा मुसाफिर था, कोई मजदूर जो काम ढूंढते ढूंढते थक गया था। सबको बस एक बात सुनाई दी, चूल्हा चौपाल पर आइए, पेट भी गर्म होगा और मन भी। मंगल और पिट्टू दोनों तवा संभाल रहे थे। घी की चटचट आवाज फिर से हवा में घुल गई। गुड्डी ने रोटियां बांटनी शुरू की और ललिता धीरे धीरे सबके हाथों में पानी का लोटा देती, जैसे हर रोटी के साथ आशीर्वाद बांट रही हो। हरखदास दूर चौपाल के कोने में बैठकर सब देख रहे थे।
उनकी आंखें नमी से चमक रही थी। ललिता, उन्होंने धीरे कहा, देखो, जिन दो हाथों ने कभी ताले तोड़े थे, आज वही हाथ लोगों के दिल खोल रहे हैं। ललिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो भूख जो कभी चोरी बन गई थी, आज सेवा बनकर लौट आई है। रात गहराने लगी थी। आसमान में बादल फिर घिरे, पर इस बार डर नहीं था। चौपाल की लालटेनें ऐसे चमक रही थीं जैसे अंधेरे के दिल में उम्मीद के तारे टक गए हों। एक बूढ़ा मुसाफिर वहां आया, शरीर पर फटी चादर, चेहरा थका हुआ। मंगल ने तुरंत एक पराठा उसकी थाली में रखा। लो बाबा, खाओ। बूढ़े ने कांपते हाथों से कौर लिया, आंखें बंद की। बेटा, ये रोटी नहीं, प्रसाद है। मैं तो सोच रहा था आज शायद भूखा ही सो जाऊंगा। मंगल बोला, यहां कोई भूखा नहीं सोता बाबा, ये रसोई भगवान के नाम की है। बूढ़ा मुस्कुराया, तो तुम भगवान के रसोई हो गए। मंगल के होंठ कांप गए। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को धन्यवाद दे रहा हो। रात के आखिरी पहर जब सब सो चुके थे, गुड्डी ने मंगल के पास आकर पूछा, भैया, अगर कोई दूसरे गांव में भूखा होगा तो क्या वो भी हमारी चौपाल में आ सकता है? मंगल ने कहा, हाँ बेटिया, ये रसोई किसी की नहीं, सबकी है। जिसे रोटी चाहिए वो हमारा मेहमान है, चाहे वो कहीं का भी हो। गुड्डी मुस्कुराई, तो फिर मैं इसका नाम बदल दूं? क्या? अब ये सिर्फ चूल्हा चौपाल नहीं, रोशनी का घर होगी, जहां भूख बुझे, मन जले और इंसानियत जिंदा रहे। पिट्टू बोला, वाह बेटिया, अब तो लगता है भगवान भी यहीं खाना खाने आएंगे। सुबह की पहली किरण चौपाल के दियों पर पड़ी। घी की महक अब भी हवा में थी। ललिता ने मंगल और पिट्टू को देखा। दोनों थके हुए थे, पर उनके चेहरे पर तृप्ति की चमक थी। हरकदास ने कहा, तुमने रसोई को पराठे से शुरू किया था और अब ये मंदिर बन गई। मुखिया शंभू बोले, आज से इस गांव का नाम सिर्फ बैरागपुर नहीं रहेगा, अब इसे लोग भरोसे वाला गांव कहेंगे। गुड्डी ने आखिरी दिया बुझाते हुए कहा, आज की रात की रोटी सबसे मीठी थी, क्योंकि इसमें इंसानियत का स्वाद था। मंगल ने आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज की पहली किरणों ने धुएं में सुनहरी धार खींच दी थी। देवी जी, उसने कहा, अब हम सिर्फ रोटी नहीं पकाएंगे, भरोसा पकाएंगे जो पेट से ज्यादा आत्मा भरता है। ललिता ने कहा, और जब तक ये चूल्हा जलता रहेगा, इस गांव में कोई अंधेरा नहीं रहेगा। हवेली की ओर से पीपल के पत्ते झूमे, मानो भगवान खुद कह रहे हो, भूख से बड़ा कोई पाप नहीं और रोटी से बड़ा कोई धर्म नहीं। रात का वह चूल्हा अब सिर्फ रसोई नहीं रहा, वो रोशनी का घर बन गया था, जहां हर भूखा मुस्कुरा कर लौटता और हर थका इंसान नया जीवन पाता। सूरज अब गांव की गलियों पर पूरी तरह उतर आया था। बारिश के बाद मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू हवा में फैल रही थी। हवेली के आंगन में तवे पर फिर घी की पहली चटचट सुनाई दी। मंगल और पिट्टू ने आज सुबह का पहला पराठा बनाया, पर यह सिर्फ किसी के लिए नहीं था, यह पूरे गांव के नाम का था। गुड्डी ने दौड़कर ललिता के पास कहा, अम्मा, आज पंचायत बुली है, मुखिया शंभू ने कहा है, बहुत जरूरी ऐलान होगा। ललिता के हाथ थम गए। उन्होंने हरकदास की तरफ देखा, कहीं अब फिर कोई उलझन तो नहीं? हरकदास ने मुस्कुराकर कहा, नहीं लगता, इस बार लगता है फैसला नहीं, सम्मान होगा। गांव की चौपाल आज किसी त्योहार जैसी लग रही थी। बीच में बड़ा अलाव जल रहा था और उसके चारों ओर पूरे गांव के लोग जमा थे। धोलूराम डंडा थामे खड़ा था, मूंछें संवारी हुई, चेहरा गर्व से भरा। मुखिया शंभू ऊंची चौकी पर बैठे थे, उनके पास हरकदास और ललिता देवी। भीड़ में फुसफुसाहट थी। कहते हैं आज मंगल और पिट्टू के बारे में कुछ बड़ा होगा। हाँ,
वो तो अब गांव के हीरे बन गए हैं। गुड्डी आगे की पंक्ति में बैठी थी, आंखों में चमक। मुखिया ने उठकर कहा, गांव वालों, आज हम यहां किसी अपराध की सजा सुनाने नहीं, बल्कि इंसानियत की जीत दर्ज करने जमा हुए हैं। जिस कहानी की शुरुआत चोरी के पराठे से हुई थी, वो अब गांव के गर्व में बदल गई है। तालियां बज उठी। पिट्टू हंसते हुए बोला, भैया, अब तो चोरी भी हमें सलाम करेगी। मंगल ने मुस्कुराया, शांत रह, आज पराठा बोलेगा, तू नहीं। मुखिया आगे बोले, धोलूराम, बताओ, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों ने गांव के लिए क्या किया? धोलूराम ने मूंछों को मरोड़ते हुए कहा, मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। भूख जहां जहां गई, वहां मंगल और पिट्टू उससे पहले पहुंच गए। पहली बार गांव का चौकीदार भूख से नहीं, गर्व से जाग रहा है। ललिता की आंखें नम थीं। हरकदास ने कहा, मेरी हवेली अब हवेली नहीं, सेवा का मंदिर बन चुकी है, और इस मंदिर के पुजारी हैं ये दोनों। मुखिया ने कहा, तो पंचायत का फैसला सुनो। आज से हर साल श्रावण मास की पहली तारीख को गांव में भूख मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। उस दिन कोई खेत में काम न करेगा, कोई व्यापार न करेगा। सभी मिलकर चूल्हा चौपाल में रोटी बांटेंगे, बूढ़ों को, बच्चों को, राहगीरों को, सबको। और इस परंपरा का नेतृत्व हमेशा मंगल और पिट्टू करेंगे। भीड़ एक क्षण के लिए सन्न रह गई, फिर जैसे तालियों का समुंदर उमड़ पड़ा। मंगल पिट्टू की जय, चूल्हा चौपाल अमर रहे। गांव में नारों की गूंज उठी। गुड्डी उछलकर बोली, अब तो हमारे स्कूल में भी यही पढ़ाया जाएगा, जो भूख मिटाए वही सच्चा वीर। मंगल ने शर्माते हुए सिर झुकाया, मुखिया जी, हम तो बस एक पराठा सेकना जानते हैं। मुखिया मुस्कुराए, बेटा, कभी कभी एक पराठा इतिहास बदल देता है। पिट्टू बोला, और कभी कभी इतिहास भूख में खा लिया जाता है। सब फिर ठहाके में फूट पड़े। धोलूराम आगे आया, मुखिया जी, एक सुझाव है, क्यों ना हवेली की दीवार पर एक पट्टिका लगाई जाए? मुखिया ने पूछा, क्या लिखा होगा उस पर? धोलूराम ने कहा, यहां वो चूल्हा जला था जिसने भूख को हराया और इंसानियत को जन्म दिया। ललिता की आंखों से आंसू बह निकले। धोलूराम, कभी कभी किसी दीवार पर लिखा वाक्य पूरी पीढ़ी का आईना बन जाता है। हरकदास ने कहा, मैं वो पट्टिका खुद बनवाऊंगा, और उसके नीचे लिखा होगा, रसोई में लगी आग अगर सही हाथों में हो तो रोशनी बन जाती है। पंचायत खत्म हुई। गांव के लोग लौटने लगे, पर चौपाल पर अब भी अलाव जल रहा था। मंगल और पिट्टू उसके पास बैठे थे। पिट्टू बोला, भैया, सोचो, पहले लोग हमें चोर कहते थे, अब नाम लेते हैं तो सलाम करते हैं। मंगल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पिट्टू, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने भूख का हिसाब ईमान से चुकाया। अब पुराना हिसाब खत्म, नई इज्जत शुरू। उसी समय गुड्डी आई। उसके हाथ में 2 पराठे थे। भैया, आखिरी पराठे आप दोनों के लिए, ये आज की जीत का प्रसाद है। मंगल ने एक कौर लिया, आंखें बंद की। पिट्टू, आज पहली बार मुझे लगा ये रोटी नहीं, सम्मान का स्वाद है। पिट्टू बोला, और ये स्वाद जिंदगी भर याद रहेगा भैया। ललिता ने दूर से कहा, याद रखना बेटा, जो रोटी प्यार से बांटी जाए वो कभी बासी नहीं होती। रात गहराने लगी थी। आकाश में आधा चांद था और चौपाल पर आग धीरे धीरे बुझ रही थी। मगर हवेली की रसोई में एक नई लौ जल चुकी थी, जो अब किसी पेट की नहीं, इंसानियत की भूख बुझाने वाली थी। सूरज ढलने को था। गांव की गलियों में हौले हौले ठंडी हवा बह रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे बच्चों की हंसी गूंज रही थी और हवा में पराठों की वही जानी पहचानी खुशबू फैल रही थी। वो खुशबू जो अब सिर्फ रसोई की नहीं, गांव की पहचान बन चुकी थी। हवेली का आंगन आज किसी उत्सव सा सजा हुआ था। दीवारों पर पीतल के दिए झिलमिला रहे थे।
और बीचों बीच वही तवा रखा था जिस पर पहली बार मंगल और पिट्टू ने चोरी से पराठा बनाया था। अब वही तवा पूजा की थाली में रखा गया था। ललिता देवी ने सफेद आंचल सिर पर रखा। आंखों में नमी थी, पर चेहरा संतोष से दमक रहा था। हरकदास जी, उन्होंने धीरे कहा, सोचा नहीं था जिस रात मैंने इन दोनों को बेलन से डराया था, उसी बेलन से आज आरती करूंगी। हरकदास ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी भगवान चोरी के बहाने ही आते हैं ताकि हमें इंसानियत का असली मतलब याद दिला सके। गुड्डी दीवार पर फूलों की माला टांग रही थी। अम्मा, आज का दिन तो सबसे बड़ा त्योहार होना चाहिए, पराठा पर्व। ललिता ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटिया, ये वही पर्व है जहां भूख ने धर्म से दोस्ती की है। थोड़ी देर में पूरा गांव हवेली के आंगन में जमा हो गया। मुखिया शंभू, धोलूराम, किसान, बच्चे सब अपने घरों से रोटियां, हलवा, चूरमा और अचार लेकर आए। किसी ने कहा, आज खाना हवेली का नहीं, पूरा गांव का है। मुखिया ने ऊंची आवाज में कहा, आज की शाम इतिहास बनेगी। आज हम सब एक ऐसी कहानी को नाम देंगे जो आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी। चोरी का पराठा। पर अब वो चोरी नहीं, सेवा की मिसाल कहलाएगा। तालियां बज उठी। धोलूराम ने आगे बढ़कर कहा, और आज से हवेली के बाहर का ये तवा पंचायत की निशानी होगा, याद दिलाने के लिए कि गलती तब माफ होती है जब दिल सच्चा हो। ललिता ने मंगल और पिट्टू को आगे बुलाया। दोनों संकोच से झुके हुए, आंखों में वही पुरानी विनम्रता। ललिता ने उनके माथे पर हल्दी का टीका लगाया। बेटा, उन्होंने कहा, पहले तुमने मेरे पराठे चुराए थे, अब मेरे आशीर्वाद चुरा रहे हो। मंगल मुस्कुराया। देवी जी, ये वही चोरी है जो हम बार बार करना चाहेंगे। हरकदास बोले, आज से तुम दोनों हमारे बेटे हो। हवेली की रसोई अब तुम्हारी है और ये गांव तुम्हारा परिवार। गुड्डी ने दोनों को राखी बांधी। अब तुम मेरे रसोई वाले भैया हो जो किसी के भी पेट को खाली नहीं रहने देंगे। आंगन में तालियों की गूंज उठी। मंगल की आंखें भीग गईं। देवी जी, उसने कहा, हमने पहले रोटी की चोरी की थी, अब हम रोटी की इज्जत की रखवाली करेंगे। मुखिया शंभू ने कहा, आज से हर गांव में चूल्हा चौपाल जैसी एक जगह बनेगी जहां कोई भूखा नहीं रहेगा। ये दोनों भाइयों का प्रण अब पूरे परगने का प्रण होगा। धोलूराम ने अपनी मूंछें संवारते हुए कहा, और मैं पहरा दूंगा, अब किसी पेट को भूखा रहने नहीं दूंगा। गांव ठहाकों से भर गया। ललिता ने तवे पर पहली रोटी रखी। गुड्डी ने कहा, यह रोटी किसी की नहीं, सबकी है। इसका नाम है साझी रोटी। मंगल और पिट्टू ने वो रोटी गांव के पहले राहगीर को खिलाई जो वहां से गुजर रहा था। वो मुसाफिर रो पड़ा, बेटा, तुमने सिर्फ पेट नहीं भरा, भूख का मतलब भी मिटा दिया। रात ढल चुकी थी। हवेली की दीवारों पर दीपक झिलमिला रहे थे और दूर मंदिर से आरती की आवाज आ रही थी। ललिता ने सबको देखा। हरकदास शांत मुस्कुराते हुए, गुड्डी खिलखिलाती हुई, मुखिया गर्व से खड़े और धोलूराम मूंछें थामे प्रसन्न। उन्होंने धीरे से कहा, यह हवेली अब हवेली नहीं रही, अब यह घर बन गई है। मंगल ने सिर झुकाया। देवी जी, अब हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हम वहीं रहेंगे जहां चूल्हा जले और दिलों में रोशनी रहे। हरकदास ने आकाश की ओर देखा। बादलों के बीच आधा चांद झिलमिला रहा था। देखो ललिता, उन्होंने कहा, चोरी का पराठा अब दंत कथा बन गया है। एक ऐसी दास्तान जो बताती है कि गलती भी कभी कभी इंसान को महान बना देती है। हवेली के दरवाजे के ऊपर एक तख्ती लगाई गई। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, यहां वो चूल्हा जला था जिसने चोरी को सेवा बना दिया। यहां रोटी सिर्फ पेट नहीं, इंसानियत भरती थी। गुड्डी ने लालटेन बुझाते हुए कहा, अम्मा,
अब हवेली की खुशबू आसमान तक जाएगी। ललिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बिटिया, क्योंकि जहां पराठे में आत्मा हो वो घर सिर्फ रसोई नहीं, एक मंदिर होता है। मंगल ने आसमान की ओर देखा, जहां पीपल के पत्ते हवा में हिल रहे थे, मानो भगवान खुद फुसफुसा रहे हों। जो रोटी बांटे वो खुद अमर हो जाता है। और उस रात हवेली की लालटेन बुझी नहीं, वो तवे की सुनहरी चमक में बदल गई थी। बरसों बीत गए। बैरागपुर अब वैसा गांव नहीं रहा जैसा कभी था, जहां चोरी और भूख एक ही चूल्हे पर सिकती थी। अब वो गांव था जहां हर घर में चूल्हा चौपाल थी, जहां हर शाम धुएं के साथ एक गीत उठता था, जिसके हाथ में बेलन हो उसके दिल में भगवान बसता है। मंगल और पिट्टू अब बूढ़े हो चले थे। बालों में सफेदी थी, पर आंखों में वही चमक, जैसे हर तवे पर उनकी जवानी दोबारा पक जाती हो। हवेली अब संग्रहालय जैसी थी, जहां बाहर एक तख्ती पर लिखा था, यहां चोरी नहीं इंसानियत पकाई जाती थी। ललिता देवी अब सफेद साड़ी में हल्की झुर्रियों के साथ हर सुबह तवे को प्रणाम करती। उनके पास बैठा रघदास कहता, ललिता देखो, जिस रसोई से हमने 2 चोर पकड़े थे, वहीं से हमने 2 बेटे पाए। गुड्डी अब जवान हो चुकी थी। वो गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और हर शुक्रवार एक कहानी सुनाती, चोरी का पराठा। बच्चे खिलखिलाकर पूछते, मैडम सच में 2 चोर ने पराठा बनाया था? गुड्डी मुस्कुराती, हाँ बच्चों, पर वही पराठा अब तुम्हारी किताबों में है। हर साल सावन की पहली तारीख को पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होता। मिट्टी के चूल्हे सजे रहते और बच्चे, बूढ़े और औरतें मिलकर रोटियां सेंकते। गांव के बीच में वही तवा रखा रहता जो कभी हवेली की रसोई में चोरी का गवाह था। अब गांव की सबसे बड़ी पूजा का प्रतीक बन गया था। मुखिया शंभू के बाद अब उनका बेटा पंचायत संभालता था, पर नियम वही था, कोई भूखा न सोए। धोलू राम के पोते आज भी चौपाल पर पहरा देते। उनकी मूछें अब उनके दादा जैसी ही थी। लोग कहते, जिस गांव में मूछें मुस्कुराए वहां भूख टिक नहीं सकती। एक शाम बारिश के बाद मंगल और पिट्टू चूल्हा चौपाल के पास बैठे थे। तवे की गर्मी हल्की थी और घी की खुशबू वैसी ही। मंगल ने कहा, पिट्टू याद है वो पहली रात? पिट्टू हंसा, भैया कैसे भूलूं, जब चोरी से पहले ही भूख ने हमें पकड़ लिया था। मंगल ने गहरी सांस ली। अब लगता है उस पराठे ने हमें नहीं, हमें उस पराठे ने बना दिया। थोड़ी देर चुप्पी रही। बारिश की बूंदें छप छप करती रहीं। तभी गुड्डी आई, दोनों के पास बैठी। भैया, गांव के बच्चे पूछते हैं, अगर चोरी ना होती तो क्या ये कहानी बनती? मंगल मुस्कुराया, नहीं बिटिया, कभी कभी जिंदगी को रोशनी दिखाने के लिए अंधेरे का रास्ता तय करना पड़ता है। कुछ साल बाद मंगल और पिट्टू नहीं रहे, पर हवेली का चूल्हा आज भी जलता है। हर सुबह, हर शाम उसी तवे पर रोटियां बनती हैं। अब गांव की औरतें जब रोटी पलटती हैं तो कहती हैं, ये मंगल की लय है, ये पिट्टू की थाप। गुड्डी अब गांव की मुखिया है। उसने भूख मुक्ति आंदोलन को पूरे जिले तक पहुंचा दिया। हर शहर, हर कस्बे में एक चूल्हा चौपाल खुला जहां कोई भूखा नहीं सोता। एक दिन जिले के अधिकारी आए। उन्होंने हवेली के बाहर लगी तख्ती के नीचे एक और पंक्ति जोड़ दी, यह कहानी अब किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में जिंदा है। शाम ढल रही थी। पीपल के पत्तों से हवा गुजर रही थी और किसी बच्चे की आवाज आई, अम्मा, आज की कहानी कौन सी? अम्मा बोली, बेटा, आज चोरी का पराठा, जो चोरी नहीं थी बल्कि भगवान की बनाई सजा थी, जो इंसानियत में बदल गई। और दूर से हवेली की रसोई से फिर वही खुशबू उठी, घी, मिट्टी और प्रेम की। आसमान में हल्का चांद झिलमिला रहा था।
जैसे भगवान खुद मुस्कुराकर कह रहे हों। रोटी बांटने वाला कभी भूखा नहीं रहता एक लोक कथा बन गई जो अब हर गांव की चौपाल में सुनाई जाती है। जहां कोई बच्चा बेलन पकड़ता है तो मां कहती है, संभाल के बेटा, यही बेलन किसी चोर को इंसान बना सकता है।